तो हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज रोहित और आज हम कर रहे हैं प्रश्नावली 1.2। प्रश्नावली 1.1 हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं। प्रश्नावली 1.2 क्या कहती है? कहती है नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ उत्तर दीजिए। कुछ एक कथन दिए गए हैं, आपको बताने हैं कि ये कथन सत्य है या फिर असत्य है। बहुत आसान है, ध्यान से आपने समझना है और पूरी वीडियो को देखना है। साथ में आप कॉपी पेन भी रख सकते हैं अपने साथ, ठीक है। कहा है प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। अब हमें बताना है सत्य है असत्य है। देखो, वास्तविक संख्या की मैंने आपको क्या डेफिनेशन दी थी? वास्तविक संख्या की डेफिनेशन थी कि जिसमें सभी संख्याएं आ जाए। अब सभी संख्याएं आ जाएंगी तो अपरिमेय संख्या भी आएगी, तो इसका मतलब क्या हो गया? सत्य है ये, है ना। क्या है? सत्य। वापस समझो, मैंने कहा था कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? जिसमें सारी संख्याएं आ जाए, जिसमें परिमेय भी आ जाए, अपरिमेय भी आ जाए, अच्छा पूर्णांक आ जाए, पूर्ण आ जाए, प्राकृत आ जाए, सभी संख्याओं का मेल वास्तविक संख्या कहलाता है। तो सभी संख्याएं आएंगी तो ये वाली भी संख्या भी आएगी, तो आगे तो हमें क्या कहते हैं? हमने सत्य है। ठीक है जी, ठीक है। सेकंड आपका, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट एम के रूप का होता है, जहां एम एक प्राकृत संख्या है। इसने कहा है कि बताना है कि क्या संख्या रेखा का हर एक बिंदु रूट एम के रूप में लिखा जा सकता है, और जहां पर एम जो है प्राकृत संख्या है। देख लेते हैं, एम अगर प्राकृत संख्या है तो एम की वैल्यू क्या हो सकती है? 1 2 3 4 5, है ना, प्राकृत संख्या है। लेकिन संख्या रेखा में माइनस वाले अंक भी आते हैं, -1 -2 -3 -4, ये भी आते हैं। लेकिन इसने क्या कहा? सिर्फ एम एक प्राकृत संख्या है। एम को क्या रखना आपने? प्राकृत संख्या। अब प्राकृत संख्या तो होती नहीं संख्या रेखा पर। संख्या रेखा पर तो 0 भी होता है, -1 भी होता है, -2 भी होता है, -3 भी होता है। तो इसका मतलब क्या होगा? ये स्टेटमेंट क्या है इसकी? गलत है। तो हम क्या लिखेंगे? असत्य। कारण पता चल गया क्या? वापस बताता हूं एक बार, क्या कारण है कि इसने कहा m एक प्राकृत संख्या है। इसने सिर्फ प्राकृतिक संख्या के बारे में कहा, लेकिन हमें पता है कि संख्या रेखा पर प्राकृत संख्या भी होती है, अच्छा पूर्ण संख्या 0 भी होती है, और माइनस वाले अंक भी होते हैं, है ना। तो इसलिए सारे के सारे अंक होते हैं, लेकिन सिर्फ इसने किसके बारे में कहा? प्राकृत संख्या के बारे में। तो ये इसका स्टेटमेंट क्या है? ये गलत है। ठीक है। थर्ड पॉइंट, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, ये बताना है। अब इस पॉइंट को ध्यान से समझना, इसको मिटा देता हूं। इसने कहा है क्या प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। अब वास्तविक संख्या में कोई भी उदाहरण ले लो। वास्तविक संख्या क्या होती है? कोई भी, है ना, कोई भी। मान लो 2 ले लिया हमने, 2 वास्तविक संख्या है। क्या ये अपरिमेय संख्या है? नहीं है। कोई और ले लो, 3 वास्तविक संख्या है? हाँ है, लेकिन अपरिमेय संख्या है? नहीं है, क्योंकि अपरिमेय संख्या तो रूट वाली होती है, तो ये वाला तो है नहीं। तो हम क्या कहेंगे? ये स्टेटमेंट क्या है आपकी? असत्य है। समझ में आ गई बात? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन समझते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है? क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। बहुत ध्यान से समझना, बहुत आसान प्रश्न है। अच्छा, एक बात मैं आपको बताऊंगा, इससे पहले समझाया तो वर्गमूल का मतलब क्या होता है। जैसे मान लो 4 है, 4 का आप वर्गमूल करोगे, रूट लगाओगे, तो इसका मतलब हो गया 2। क्या हो गया? 2। समझाऊंगा एक बार। जैसे 9 है, 9 का वर्गमूल कितना होता है? आपको 3 होता है। क्यों होता है भाई? क्योंकि 9 को आप क्या लिख सकते हैं? 3 गुणा 3 लिख सकते हैं। जब हम वर्गमूल लगाते हैं ना, तो बस इस प्रकार से हम उसको लिख देते हैं। जैसे आप बताना 16 का वर्गमूल क्या होगा? बोलो शाबाश। 4 होगा जी। क्यों? 4 गुणा 4 16 होता है ना। तो इसलिए वर्गमूल कितना हो गया इसका? 4 हो गया। इसी प्रकार बताओ 25 का वर्गमूल क्या होगा? 25 का भी 5 होगा। इसी प्रकार 36 का वर्गमूल क्या होगा? 36 का वर्गमूल 6 होगा। समझ में आ गई मेरी बात? वर्गमूल का मतलब ये होता है हमारा, है ना। तो प्रश्न को पढ़ते हैं ध्यान से। प्रश्न में कहा क्या धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? बस इतना पढ़िएगा। क्या धनात्मक पूर्णांक? धनात्मक पूर्णांक कौन से? जो पॉजिटिव है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आगे तक ले जाना चाहे तो आप आगे तक ले जा सकते हैं। तो प्रश्न में कहा कि इनके वर्गमूल करो। इनके वर्गमूल करते हैं, चलो। वर्गमूल 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 और वर्गमूल कर दिया। ठीक है, आप और एग्जांपल ले सकते थे। अब इनके वर्गमूल जिसके टूट जाते हैं उसके हम तोड़ देते हैं। जैसे आपका वर्गमूल 1 का टूट गया, 1 का वर्गमूल क्या होता है? 1। आपका वर्गमूल 4 का टूट गया, 4 का वर्गमूल क्या बताया था मैंने आपको? 2। शाबाश। अच्छा, 9 का वर्गमूल क्या था आपको? 3, है ना। अब हमने सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल किया, क्या सारी की सारी संख्या हमें अपरिमेय मिली? नहीं सर, आपको 1 परिमेय मिला, 2 परिमेय मिली, 3 परिमेय मिली। हाँ, बाकी आपको अपरिमेय मिली, लेकिन ये कहना तो गलत है ना कि सभी की सभी हमें अपरिमेय मिली, है ना। हमें 3 परिमेय संख्या अभी तक तो मिल ही गई, तो हम क्या कहेंगे? नहीं, यह कथन असत्य है। लिखना कैसे आपने? आप लिखेंगे
नहीं सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते। अब आप उदाहरण दे सकते हैं, हम लिख देते हैं उदाहरण क्या देंगे, √4 दे सकते हैं, √9 दे सकते हैं, आपकी जो मर्जी हो, ठीक है। √4 किसके बराबर होता है, 2 के बराबर होता है जहां जो 2 है, जो क्या है 2, एक क्या है आपकी परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। सुनना की बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। संख्या रेखा पर आपने √5 दिखाना है, ठीक है। अब स्टेप बाय स्टेप इसको करेंगे, बहुत आसान है। उससे पहले पाइथागोरस प्रमेय के बारे में आपको पता होना चाहिए। जिसको पता है बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं पता ध्यान से समझ ली। पाइथागोरस प्रमेय किस पे लगती है, एक समकोण त्रिभुज पे लगती है जिसका एक एंगल 90 डिग्री का होता है। जैसे मान लीजिए एक आपका एक त्रिभुज है, ठीक है जी, ठीक है। मान लो इसकी ऊंचाई 1 है और इसकी ऊंचाई 2 है, इसकी लंबाई 2 है, इसकी ऊंचाई कितनी है 1, तो इसकी लंबाई कितनी होगी। अच्छा, आपको पता होगा कि इसको हम कर्ण कहते थे, इसको हम लंब कहते थे और इसको हम आधार कहते थे, ठीक है। इसकी लंबाई किसके बराबर होगी, अब देखिए। तो इसकी लंबाई कैसे होता है, इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर कितना होता है 2 का स्क्वायर, 2 का वर्ग 4, प्लस इसका स्क्वायर करो, इसका वर्ग कितना होता है 1 का 1, 2 4 और 1 कितना हो गया 5, तो इसकी लंबाई कितनी होती है √5। वापस समझाता हूं, इसका फॉर्मूला बस आपका कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है। कर्ण हमें नहीं पता क्योंकि हमें वैसे बताया था। आधार कितना हमारा 2 का स्क्वायर, लंब कितना हमारा 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 1 का स्क्वायर 1, 4 और 1 5, यानी कर्ण का स्क्वायर कितना आ गया आपका 5 आ गया। अब कर्ण कैसे निकलेगा, इसका स्क्वायर हमने हटाना है तो इसके ऊपर रूट लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, कर्ण हमारा कितना है √5। समझ में आ गई बात, नहीं है तो वापस देख लेना इस वीडियो, ठीक है। क्या करा हमने, ये 2 ले ली, इसको 1 ले लिया, है ना, इसको 2 लिया, इसको 1 लिया, इसका स्क्वायर किया, इसका स्क्वायर किया, तो हमारा कर्ण कितना आ गया √5, यानी कि इसकी लंबाई कितनी आ गई आपकी √5। अब इसकी लंबाई √5 है, अगर हम इसकी लंबाई को यहां से काट ले, चाहे यहां से काट ले, चाहे यहां से काट ले, चाहे इसी रेखा को यहां से काट ले, चाहे नीचे ले आए, है ना, तभी वो √5 ही रहेगी। तो हमने इस रेखा को नीचे लेके गए ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा सरका दिया और यहां पहुंच गए, तो यहां से लेकर यहां तक की लंबाई भी कितनी हो जाएगी √5 हो जाएगी। वापस समझो, आप यहां थे, चाहे इसको आप यहां ले जाओ, चाहे इसको यहां, चाहे यहां चाहे सुई होती है ना जैसे घड़ी की, वैसे ले जाओ, लंबाई तो सेम ही रहेगी, बढ़ेगी ना घटेगी। तो उसी प्रकार √5 इसकी रही, तो नीचे आने के बाद भी √5 ही रहेगी। तो इसलिए इसका मतलब क्या हो गया कि इसकी लंबाई कितनी होगी आपकी √5, ठीक है। आपको अब मैं क्वेश्चन बताता हूं इसको। ठीक है, कैसे करेंगे आप, सबसे पहले आप एक संख्या रेखा खींचेंगे, ठीक है, खींच दी, सॉरी, हम क्या लेंगे, यहां पर एक 0 लेंगे, ठीक है, यहां पर 1, यहां पर 2, यहां पर आप 3 भी ले सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आपकी संख्या रेखा होती है। 0 से 2 तक डार्क कर दीजिएगा आप लाइन को, कर दिया सर, ठीक है। इसके बाद 2 पर एक सेंटीमीटर की रेखा खींचेगा, कितने सेंटीमीटर की, 1 सेंटीमीटर की। ये 2 खींची हमने, ये 1 सेंटीमीटर खींची, और ये रेखा है ना 90 डिग्री का कोण बनाना चाहिए। अगर आपको नहीं आता कोई बात नहीं, सीधी रेखा की तरह से डंडा से मार दो, ठीक है, ठीक है। अब इस बिंदु को और इस बिंदु को हम मिलाएंगे। मैंने आपको पहले समझा भी दिया कि ये रेखा, ये जो आपकी रेखा बनी है कितने सेंटीमीटर बनेगी √5 की, कितने बनेगी √5 की, तो ये √5 की बन गई आपके। अब ये रेखा यहाँ है तो इसको हम सीधा ले जाएंगे, है ना, तो प्रकार के साथ लेके ऐसे से अपने डैश मार देंगे, या फिर यहाँ से आप ऐसे ऐसे डैश मार देना, जहां पर कटे ना वो आपका क्या होगा √5, क्या होगा √5, या इसको P नाम दे दो, आप देखो P बिंदु √5
को दर्शाता है। ठीक है, इस प्रकार से अपने प्रश्न करना है। अच्छा, जब बच्चा 8वीं क्लास से 9वीं क्लास में आता है ना, तो उसे लगता है यार मैथ्स थोड़ा बढ़ गया है ना। आप ऐसा फील मत करिए, क्यों? क्योंकि थोड़ी सी जंप होती है 8वीं से 9वीं में जब आते हैं, तो फिर थोड़ी सी छलांग होती है, उस छलांग को आपको पार करना ही पड़ता है। मैथ बहुत आसान है, धीरे 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 आपको समझ में आएगा। फोकस के साथ लगे रहिए, मुझे मैथ करना है करना है करना है। समझ में आई बात? इस टाइप का एक उदाहरण है, आप वो करिएगा, कोशिश कीजिएगा उसको निकालने की। ठीक है, सो थैंक यू।